हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना। देखिए, उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो क्वेश्चन है या हमारा पढ़ाने का तरीका था वो आपको पसंद आया या नहीं आया। ये होता है दोस्तों लाइक और डिसलाइक का मतलब। आप लोग सोचते हो कभी इनसे लाइक करने से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उससे आपका ही बेनिफिट होगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं छूटेगा। डेली सेट अटेंड करोगे तो डेली के डेली आपको खुद में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जो पिछली क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट, वो भी अटेंड कर लीजिए। और अब उन्हीं क्लासेस से आपके क्वेश्चन भी रिपीट होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रिपीट होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होती रहेगी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है दोस्तों, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पेरिफेरल डिवाइस। अब सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि प्रिंटर आपकी इनपुट डिवाइस है या फिर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आप बोलोगे सर कि प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस है। और सबसे पहली क्लास जो थी, जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था, वहाँ पर मैंने आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सारी की सारी चीज़ें समझा दी थी। तो अब समझाने का वक्त आपका निकल चुका है। अगर आपको पता करना है कि ये क्या होते हैं या किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, तो पहला प्रैक्टिस सेट आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमने बोला था आपसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, नोट को छोड़ देते हैं और है वाला आंसर टिक कर देते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए दोस्तों कीबोर्ड की, तो क्या कीबोर्ड आपका इनपुट या आउटपुट डिवाइस है? तो सबसे पहला आपका आंसर होगा कि हाँ, कीबोर्ड है। लेकिन क्या है? तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। और आपका प्रिंटर था आउटपुट डिवाइस। बात करें हम मॉनिटर की, तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? तो आप बोलोगे कि हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। लास्ट ऑप्शन बचता है, जब हमारे 3 के 3 ऑप्शन सही थे तो डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर हो जाएगा कि सीपीयू हमारा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नहीं वाला पूछा था तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पीजीए ग्राफिक कार्ड, तो पीजीए ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म बताना है, पीजीए। अब बताइए, प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, पोर्टल ग्राफिक्स एरे या पर्सनल ग्राफिक्स एरे या फिर पब्लिक गीगा एरे? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। माउस इनपुट डिवाइस है, जो स्टिक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल या ऑल ऑफ दीज? तो आप बोलोगे सर सारी की सारी इनपुट डिवाइसेज हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ वर्म। वर्म माने कीड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कीड़ा नहीं है दोस्तों, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। वर्म की फुल फॉर्म बताइए। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी होगी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी होगी, वर्क ऑन रियल मेमोरी होगी या नन ऑफ दिस? तो मैं आपको बता दूं कि सही, तुरंत सही पढ़ने से पहले, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा? एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर या फिर फाइल मैनेजर या फिर नोटपैड? तो कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, नोटपैड आपका सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो आप भी बता सकते हो। एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर या फाइल प्रबंधक? तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है हमारा नोटपैड। तो 3 तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं,
एक होता है आपका दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा आ जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमसे पूछा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नोटपैड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो अब आप बता सकते हो कि सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ ले तब भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखिए एक बार फिर से चलते हैं पीछे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक और आपको दे देगा और बोलेगा कौन सा आपका सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, निमोनिक्स कोड सिंबलिक कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये एक मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, मार्किंग ऑफ लैंग्वेज या टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल। अब बताना है आपको कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, यूज्ड इन मैनिमोनिक्स कोड्स एज सिंबलिक कोड। तो उसको किस में, असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों से व्यवस्थित कीजिए। स्मृति क्या होती है, ये होती है आपकी मेमोरी। अरेंज द लोअर मेजरमेंट्स विद हायर यूनिट ऑफ मेमोरी। असेंडिंग ऑर्डर में कहने का मतलब है इसका कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है ABCD। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा होगा आपका गीगाबाइट, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3 ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सी वाला आपका यहाँ पर ख़त्म। गीगाबाइट के बाद में आता है दोस्तों आपका टेराबाइट, यानी ऑप्शन सी। तो डी और सी ऑप्शन आपके दौड़ से बाहर, 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। और टेराबाइट के बाद आता है आपका पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद में आता है आपका एक्साबाइट और इसके बाद आता है जेटाबाइट और फिर आता है येटाबाइट। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में मैं आपको एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ, इसलिए हमारे प्रैक्टिस सेट औरों के प्रैक्टिस सेट से अलग होते हैं। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आपको क्लास में ही जो भी पढ़ाया जा रहा है वो याद करा दिया जाए। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि गीगा टेरा पेटा किस में दिया है, गीगा टेरा पेटा ACB। तो ये तीनों में के तीनों ऑप्शन में आपको ACB हैं, तो सॉरी दोनों ऑप्शन में। अब आपको देखना है कि पहले एक्स आएगा या जेटा। तो आपको पता है एक्स आएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद जेटा आएगा यानी डी, उसके बाद येटा आएगा, तो उसके बाद आप बाई लगा सकते हो। और आपको पता है कि GB से छोटा क्या होता है, GB से छोटा होता है आपका दोस्तों KB, और KB से छोटा क्या होता है आपका बाइट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बाइट से छोटा बिट होता है, क्वेश्चन नंबर 8। और आपको ये भी याद कर लेना है कि ये पूछ लेता है कि GB से छोटा MB होता है। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको गलत बता गया, 1 मिनट पिछले क्वेश्चन में, चलिए छोड़िए, आपको पता ही है कि KB, MB, GB और फिर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और येटा। ठीक है, तो आपको समझ भी आ गया होगा, मैं वो वहाँ मिस्टेक से बोल गया, ध्यान नहीं रहा मेरा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, लेकिन मैं बता ये रहा था कि आपसे पूछ सकता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि 1000 होते हैं या 1024। तो आपको देखिए पता होगा कि 1 GB में 1024 MB होती हैं, तो 24 के आंकड़े को बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश ए सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन ऑन ए पब्लिक नेटवर्क सच एज द इंटरनेट यू कैन यूज़ EPN, DPN, SPN या BPN। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका BPN, और BPN की फुल फॉर्म ही होती है वर्चुअल प्राइवेट। तो किसकी बात कर रहा है, निजी, तो प्राइवेट कनेक्शन की, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ISDN इज ए टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेयर साउंड, वीडियो एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड सिमुलेटेनियसली। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं।
ओनली साउंड इज ट्रांसमिटेड, केवल ध्वनि को हम संचरित कर सकते हैं। ओनली वीडियो, केवल वीडियो या केवल डेटा। तो ISDN के माध्यम से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए। तो देखिए साउंड, वीडियो और डेटा तीनों को ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10। फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की किसके लिए, फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए। तो बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर, जितने ही बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दिया है F11 शॉर्टकट की, ऑप्शन नंबर सी उन सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। URN का तात्पर्य से मतलब है, फुल फॉर्म बतानी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेटवर्क, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूनिक रिसोर्स नेम या यूनिक रिसोर्स नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पर URL आपसे नहीं पूछा है, URL पूछता तो L से लोकेटर हो जाता, और यहाँ पर N से नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पर N से होगा नेम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। तो 12 का राइट आंसर बताना है। TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने का उपयोग किया जाता है। TCP इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा। लाइन स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम या वर्ड स्ट्रीम। तो जो डेटा आपका भेजा और रिसीव किया जाता है तो वो होता है दोस्तों बाइट स्ट्रीम में, ना कि कैरेक्टर, लाइन और ना ही वर्ड स्ट्रीम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब हम विंडोज़ प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा, फाइल बंद हो जाएगी, विंडो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा या इंटरनेट ब्राउज़र खुल जाएगा। तो जब हम विंडो प्लस ई का यूज़ करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द ब्लरी टेक्स्ट और इमेज दैट अपीयर्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट कॉल्ड। हिंदी में है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के पृष्ठ की जो पेज है उसके बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाला धुंधला पाठ्य या छवि। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आप बैकग्राउंड में थंबनेल टाइप से लगवा देते हो, जो भी आपका लोगो होता है, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा मेरी किसी वीडियो में, अपने जो हमारे चैनल का लोगो है उसको मैं पीछे लगा देता हूं, तो उसी की बात कर रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो क्या बोलोगे आप उसको, ड्रॉप कैप, फुटनोट, थीम या वाटरमार्क। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो उसको बोलते हैं दोस्तों वाटरमार्क। मैं चाहता तो थंबनेल की जगह वाटरमार्क का यूज़ कर लेता, लेकिन वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को समझ जाते कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया जिससे आपको ये क्वेश्चन याद रह जाए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अब देखिए एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर B1, तो ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट। और जब हम लिखते हैं B की पावर 2 या ऐसे लिख लो A² + B² लिखते हैं, या B² को बोलते हैं हम दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या आपकी कमांड होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Ctrl+K इक्वल। और अगर बात की जाए सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट में Ctrl+K Shift+K इक्वल का आप यूज़ करोगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 16। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर एंड फुटर विकल्प मौजूद होता है। इंसर्ट में होता है, टूल्स में होता है, व्यू में होता है या फॉर्मेट में होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बताना है कि निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है।
किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती। अब बताना है कि 17 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो आपकी तालिका होती है, पंक्ति, रो, स्तंभ, कॉलम, सम संख्या भी हो सकती है। तो देखिए आपकी सम हो या विषम हो, दोनों हो सकती हैं। बात कर रहा है कि तालिका पंक्ति न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं होगी। अगर देखिए अगर एक भी रो कॉलम नहीं होगा तो फिर वो पंक्ति और क्या तालिका बनेगी। तो ये भी सही है कि 1 से कम बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसी क्रम में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1 भी सत्य है और 2 भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे प्रोग्राम का चयन करता है। तो किस को क्लिक करोगे, यानी कि माउस को 3 बार क्लिक करोगे, 1 बार, 2 बार या सिंगल। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल्ट प्लस सिंगल को आप 1 बार क्लिक करोगे, 2 बार या 3 बार। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरे, ये देखिए MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करना है तो ट्रिपल क्लिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 19। एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगी? आउटलुक, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट। अब देखिए जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो किस एप्लीकेशन में करते हैं, तो जिस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल और MS वर्ड, तो हम यूज़ करेंगे MS एक्सेल का। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या परिणाम आएगा? तो फिर से आपसे एवरेज निकालने के लिए पूछा है और इस बार आपको सीधे सीधे निकाल लेना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50, 40, 90, 90, 30, 120 और 30, 150। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या और संख्याएं हैं 5। तो राइट आंसर आपका 30। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बताना है फॉर्मूला है आपका C3 + C4 + C5 को C7 सेल से E7 सेल में कॉपी किया गया है। कौन कौन सी है? C3 से लेकर C7 तक और इसको कॉपी किया है E7 सेल में। जब सेल सिलेक्टर E7 सेल में होगा तो फॉर्मूला बार क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों? सेल किस में है? तो सेल में है E7 में। तो जब E7 में है तो क्या आपका शो होगा? तो आपका E से ही शो करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका E3, E4, E5। जिस तरह से यहाँ पर C3, C4, C5 है तो C वाला सेल है तो C से और E वाला सेल है तो E से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताना है MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? कहने का मतलब है MS एक्सेल में आपने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, जिस सेल पर आप एक्टिव हो तो वो कहाँ प्रदर्शित होगा? नेम बॉक्स में, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या फिर टाइटल बार। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नेम बॉक्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बताना है दोस्तों, जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? तो कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? फ़ॉन्ट्स दिखाई नहीं देगा, अलाइनमेंट, बॉर्डर या फिर सीट। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, तो 24 है MS एक्सेल के वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो गलत है आपको वही बताना है। तो वर्कशीट को शीट 1, शीट 2, शीट 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेबल किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। MS एक्सेल में वर्कशीट का काम नहीं बदला जा सकता। अब बताना है आपको कि बदला जा सकता है या नहीं। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल बदला जा सकता है और ऑप्शन बी ही गलत है और आपसे गलत वाला ही पूछा गया था। बताना है कि प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है।
तो 1000 बार बता चुका हूँ आपको कि एक कॉलम और एक रो से सेल बनता है और उसी से हमारी वर्कशीट तैयार हो जाती है। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, तो वर्कबुक वर्कशीट से ही मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर आपको 25 बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 25 है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर फैक्ट 0, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4। इसका मतलब है फैक्टोरियल। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2। 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 1 को लिखो या नहीं। और फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है दोस्तों 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12 = 24। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 2 प्लस में 1। अब आप जब इनको ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 6 2 8 4 12 और 1 13, तो यानी 33। अब देखिए आपको पता होगा कि मैंने 13 ऐड किया तो 33 कैसे हुआ। तो देखिए जब आपकी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन देखी जाए तो आप अपने ऑप्शन को देखिए। जैसे यहाँ पर हमारा आया था पहला ऑप्शन इकाई अंक आया था 3, तो किस किस हमारे ऑप्शन में इकाई अंक 3 है, तो सिर्फ एक ऑप्शन था। तो बस हमारी कैलकुलेशन इस तरह से आसान हो जाती है। मैथ की वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक छोटे फॉर्म में। जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और उन्हीं के ऊपर मैं लेकर आकर आता हूँ आपके लिए एक शॉर्टकट वाली मैथ वीडियो। अगला क्वेश्चन है 26। बताना है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो सब देखिए जो मैंने आपको पिछली क्लास में फ्लोर और सीलिंग ये दो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। फ्लोर होता है हमारा फर्श, तो यानी कि नीचे की तरफ। सीलिंग होती है हमारी रूफ, तो यानी कि ऊपर की तरफ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि आपको 8 को 3 से डिवाइड करना है, 9 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए फ्लोर में जाएंगे हम नीचे की तरफ, जो भी संख्या हमसे डिवाइड हो जाएगी 3 से उसी को पकड़ना है, यानी 3 का विभाजक, 3 का फैक्टर। तो 3 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों आपका 7 होता है, नहीं होता। 6 होता है तो बिल्कुल होता है, तो हमको ले लेना है 6। और अब देखिए हम चलेंगे सीलिंग की तरफ यानी ऊपर की तरफ। तो 4 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के बाद आएगी। तो क्या 10 कटेगा, बिल्कुल नहीं। 11 बिल्कुल नहीं। 12, तो 4 से 12 डिवाइड हो सकता है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो 12 और 6 18 और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि फ्लोर और सीलिंग क्या होते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो इसलिए दोस्तों आपके और भी भाइयों की हेल्प हो जाएगी, तो आप अपने सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया करिए वीडियो। अगला है MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो देखिए MS एक्सेल वर्कबुक की बात की जा रही है, डिफ़ॉल्ट वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत आ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा WSET1 वर्कशीट, WS1 या फिर शीट 1। तो राइट आंसर होगा दोस्तों शीट 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में B5 को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने B5 पर सिलेक्ट किया है और उसके बाद आपने G9 पर सिलेक्ट किया है। अब आप देखिए कि आपने कितने सेल सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले B, C, D, E, F और फिर उसके बाद G। अब आप इनको गिन सकते हो, ये हो गए कुल मिलाकर के आपके 6। और जब आप 5 से 9 पर जाओगे यानी कि 6 सेल आपकी वो वाली हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर के हो गई आपकी 12। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। एक बार और देख लीजिए, बी से जी तक जब आप जाओगे तो ये हो जाएगी BCDEFG 6 सेल। और जब आप 5 से 9 पर जाओगे तो सॉरी ये हो जाएंगी आपकी 5 सेल। 1 मिनट मैंने एक ज़्यादा जोड़ दिया। जब आप 5 से 9 पर जाते हो तो ये आपकी 5 सेल होंगी, तो आपकी 6 5 11 सेल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो हो जाती है गलती, तो इस तरह से आपको देख लेना है। बता तो मैंने दिया ही था आपको कि राइट आंसर आपका क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29। MS एक्सेल में उस करंट शैली को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है। तो उसको न्यू सेल बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं, करंट सेल बोलते हैं या फिर पैसिव सेल बोला जाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्टिव सेल।
तो आज के हम अपने क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। 30 वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको आज नहीं करा रहा हूँ। तो आज फिर से आपके 29 क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे आपके और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आएंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही एक्टिवनेस के साथ मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब